यहाँ जिस तरह अपराधियों से टू द पॉइंट बात रही कि गोली पैर में ही चलेगी, तो यहाँ भी एक्शन यही रहेगा या किस तरह का रहेगा? आप तो आईआईटी इंजीनियर हैं, 25-30 लाख का बताते हैं कि आपका पैकेज था। ऐसा क्या मन में आया कि उस 25-30 लाख को पैकेज को छोड़ के और आपने पुलिस की वर्दी पहनी, आईपीएस अफसर बने? इसके पीछे क्या कहानी है? चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोक चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं संदीप शर्मा। आज हमारे साथ हैं धौलपुर के निवर्तमान एसपी धर्मेंद्र सिंह जी। उनका धौलपुर में करीब 7 माह का कार्यकाल रहा और इस दौरान उनकी क्या खास उपलब्धियां रही और धौलपुर के इस कार्यकाल को वो किस तरह से देखते हैं, इसे लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका धौलपुर में करीब 7 महीने का कार्यकाल रहा, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? काफ़ी अच्छा सहयोग मिला मुझे पुलिस टीम से और प्रशासन से और मीडिया के बंधुओं से। तो काफ़ी एक अच्छा टीम वर्क का माहौल देखने को मिला। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्यकाल है टीम वर्क का रहा और काफ़ी अच्छी सफलताएं जो है मेरी टीम को मिली। और क्या क्या खास उपलब्धियाँ रही इस समय आपको? टीम ने कुछ अच्छा काम करके दिखाया, काफ़ी मेहनत से। जो एक बहुत लंबे समय से फरार डकैत था केशव गुजर, उसे पकड़ने में सफलता मिली। कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जो गैंग थी मुकेश ठाकुर गैंग, उसके कुछ जो सहयोगी थे उन्होंने कुछ वारदात की, उन्हें भी पकड़ने में सफलता मिली। काफ़ी नामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली और अंत में एक बैंक डकैती जो हुई थी, एक बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स में कुछ अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली। और उससे अपने ज़िले के ही नहीं, अन्य रेंजेस जैसे दौसा, टोंक, भरतपुर, करौली, गंगापुर, इन सब जगह के बैंक डकैतियों को खोलने में हमें सफलता मिली, जिसका विस्तृत प्रेस नोट आज ही आपको देंगे। तो ये कुछ मुख्य सफलताएं जो मेरे ध्यान में आ रही हैं। इसके अलावा भी टीम ने बहुत अच्छा कार्य अवैध हथियारों के क्षेत्र में भी किया है। एक आईपीएस ऑफिसर के लिए जो 7 महीने का कार्यकाल है बहुत छोटा होता है। 2-3 महीने तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को, जिलों को समझने में लग जाता है, लेकिन 7 महीने में आपने 115 दस्यु गिरफ्तार किए और डकैत के सब गुर्जर का पूरा गिरोह ही साफ कर दिया। ये सब जो हुआ, इसको आप किस तरह महसूस करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, काफ़ी लंबे समय से अच्छे पुलिस अधिकारी यहाँ पे आते रहे हैं और वो अच्छा कार्य करते रहे हैं। मेरे पूर्व के जो एसपीज थे उनके समय से काफ़ी होमवर्क हो रखा था इस पे। मृदुल कछावा जी ने काफ़ी अच्छी टीम खड़ी की थी, उसका जो है फल हमें कहीं ना कहीं ज़रूर मिला है। तो जो आप कह रहे हैं कि कम कार्यकाल में सफलता की जो आप कह रहे हैं, वो लंबे समय से जो टीम है, मैं तो 7 महीने पहले आया, लेकिन टीम तो पहले से थी और पहले से ही काम कर रही थी। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कम समय में सफलता का, मेरा ये मानना है। धौलपुर को बीहड़, बागी, बजरी और बंदूक के रूप में जाना जाता है। यहाँ लोग आने से कतराते हैं कि पिछड़ा जिला है। चूँकि आपने 7 महीने में कार्यकाल जो काम किया, अच्छा किया, तो आपको तो यहाँ जो जनता है वो याद करेगी ही, मतलब एक अच्छे कार्य के लिए याद करेगी। लेकिन आप धौलपुर के लोगों को, आपने 7 महीने में क्या फील किया? यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी क्या है? आप धौलपुर के जो 7 महीने इनको कैसे फील करोगे? यहाँ के लोग हों, चाहे मीडिया हो, चाहे और भी प्रशासन का अंग हो, अपराधी के खिलाफ हर कोई है। जो मैंने देखा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अपराधी के खिलाफ अगर कड़ा एक्शन होता है तो जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और कोई भी व्यक्ति अपराधी के सपोर्ट में आगे नहीं आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा धौलपुर के लोगों के बारे में। और बाकी काफ़ी अपनायत है यहाँ के लोगों में, काफ़ी दिल से अच्छे कार्य करने वाले पब्लिक सर्वेंट्स को बहुत अच्छा मानते हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे धौलपुर की। आप तो आईआईटी इंजीनियर हैं, 25-30 लाख का बताते हैं कि आपका पैकेज था। ऐसा क्या मन में आया कि उस 25-30 लाख को पैकेज को छोड़ के और आपने पुलिस की वर्दी पहनी, आईपीएस अफसर बने? इसके पीछे क्या कहानी है? बचपन से ही हम जिस शहर से आते हैं, जहाँ से आते हैं, वो एक पिछड़ा हुआ जगह है और
कहीं कहीं जब आप पढ़ते हैं, अच्छा एजुकेशन लेते हैं, तो आपके मन में वो आता है कि आप समाज को कुछ वापस दें। तो समाज को वापस एक इंजीनियर डॉक्टर भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट जुड़ाव होता है पब्लिक से, एक पब्लिक सर्विस में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने पब्लिक सर्विस को चुना। और पब्लिक सर्विस में भी जब एग्ज़ाम दिया तो मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो उससे भी मुझे और ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि डायरेक्ट आप बहुत सारे पीड़ित व्यक्तियों और मोस्टली जो वैसे वर्ग, जो पीड़ित वर्ग होता है समाज का, उससे आप सीधे संपर्क में रहते हैं। तो आप जो कार्य करते हैं उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा रहता है। तो इन कारणों से मैं मोटिवेटेड हुआ एक प्राइवेट सर्विस को छोड़कर पब्लिक सर्विस में आने के लिए। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही? क्योंकि यहाँ जैसे धौलपुर में मैं देखता हूँ लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में कम लोग जाते हैं। हो सकता है उनको लगता हो कि ये बड़ा टिपिकल। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही कि आप यहाँ तक आए? बेसिकली जो मेरा परिवार है वैसे तो किसान परिवार है, बट मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में आ गए थे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पब्लिक सर्वेंट थे। तो कहीं ना कहीं गांव से निकलकर हमें शहर में पढ़ने का मौका मिला, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिला, और उसका फ़ायदा मुझे बढ़िया कॉलेज में जाने का मौका मिला। तो मुख्यतः मेरी जो अगर पुरानी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो किसान परिवार से आते हैं। आज भी मेरे फादर रिटायर होके खेती करते हैं, और हम सारे भाई बहन किसी न किसी नौकरी में हैं। तो एक कुशन सा है फैमिली में, क्योंकि हर कोई एक सेटल्ड नौकरी में है। 3 लोग तो हम लोग पुलिस में ही हैं, और एक ब्रदर इंजीनियर हैं ओएनजीसी में, एक सिस्टर भी आईआईएम से पढ़ी हुई हैं। तो एक फादर के गवर्नमेंट सर्विस में आने के कारण जो एजुकेशन हम सबको मिला, उसका फ़ायदा फिर सबने उठाया। माता पिता आपको किस रूप में देखते हैं? माता पिता की क्या भावना है आपकी? उनकी भावना वही होती है जो एक बच्चे के प्रति होती है। भले आप आईपीएस अधिकारी हैं, एसपी हैं, उनके लिए तो आप उनके बच्चे समान ही हैं। तो आज भी वो मेरे स्वास्थ्य को और मेरे वेलबींग को लेकर चिंतित रहते हैं, और जब भी बातचीत होती है तो इन्हीं लाइंस पे बातचीत होती है कि खाना खाया है या नहीं, ठीक से है या नहीं, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें पे बात नहीं होती है, स्वास्थ्य और वेलबींग को लेकर ही ज़्यादा समय बातचीत होती है। नहीं, उनको डर नहीं लगता कि बेटा साहब वहाँ गया, बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, डकैतों से फायरिंग कर रहा है, मुठभेड़ कर रहा है? तो उस दौरान ये कि जो माँ की और बेटे से बात होती है, वो कैसी बात होती? पहले भी 1-2 बार इंसिडेंसेस जब मैं पूर्व पदस्थापन में रहा हूँ तो फायरिंग के हो चुके हैं। तो उस समय पहली बार ज़रूर थोड़ा सा चिंतित रहे थे, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि पुलिस की नौकरी में रिस्क रहता है। और फादर भी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे तो काफ़ी उन्होंने रेड और इस तरह की फायरिंग की घटनाएं अपने सर्विस में उन्होंने देख रखी हैं। तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। बाकी हम लोग बिहार और झारखंड से आते हैं, जहां इस तरह की घटनाएं हमने काफ़ी शुरू में देखी हैं, तो इस चीज़ को लेकर यूज्ड टू है। बट हाँ, एक कंसर्न तो एक माता पिता का एक बच्चे के प्रति तो रहता ही है, तो वो कंसर्न तो बिल्कुल बना रहता है। जैसे आप कभी आपके मन में कोई बात आई हो कि धौलपुर के लोगों से कोई बात शेयर करनी हो, तो फर्स्ट ट्रैक एक यहाँ ऐसा चैनल है जो गांव-गांव, घर-घर, मोबाइल पर लोग देखते हैं। तो कोई ऐसी बात हो जो हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पा रहे हैं और आप कहना चाहते हो, तो कुछ कहें। यही है, धौलपुर की जनता से बहुत ही प्यार मिला है पुलिस को, और काफ़ी सहयोग भी मिला है। लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, हमें सूचना भी दी है। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर था उस पर भी मुझे बहुत सूचनाएं मिली हैं। तो मैं धौलपुर की जनता का उनके सहयोग के लिए बहुत आभारी हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह आगे भी पुलिस का सहयोग करते रहें, और पुलिस भी आपका सहयोग करते रहेगी। फर्स्ट ट्रैक चैनल को आप यहाँ किस रूप में देखते हो? आप गए हो सारे थाने चौकियाँ गाँव में, आपको क्या नेगेटिव लगा और क्या अच्छा लगा, क्या कमियाँ, वो हमें बताएं। कि फर्स्ट ट्रैक का जो पेनिट्रेशन है लोगों में बहुत ही ज़्यादा है, और काफ़ी डीपली और इंटरेस्ट से आप लोग जो है किसी भी खबर को कवर करते हैं। और कोई भी बात जब हमें अगर पहुंचानी है जनता तक, तो हम लोग फर्स्ट ट्रैक का सहारा रेगुलर लेते हैं। और जब हम लोग ऑपरेशंस कर रहे थे एडीएफ का, तो उसमें भी
काफ़ी फ़ायदा मिला हमें फर्स्ट ट्रैक के कवरेज का। उससे पुलिस के एक्शन से तो प्रेशर क्रिएट होता ही है, लेकिन मीडिया में अगर कवरेज बढ़िया होता है तो उसका भी मैसेज जाता है अपराधियों में। कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पुलिस के पॉजिटिव वर्क को आप लोगों ने जो दिखाया है तो उससे अपराधियों तक पहुंचा है, क्योंकि आपका पहुंच जनता तक बहुत ज़्यादा है तो उसका असर भी आप लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो मैं फर्स्ट ट्रैक चैनल बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अच्छा कवरेज किया पॉजिटिव वर्क का, और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह का सहयोग मिलते रहेगा। ये खास बात और देखी मैंने आपके कार्यक्रम कि अपराधियों में एक बड़ा भय बन गया कि पुलिस पे गोली चलाएंगे, हमला करेंगे। उससे पहले अपराधी भग जाते थे, अब उनके पैर में ही गोली पड़ती है। तो क्या अब आप जा रहे हो, मतलब आपके लिए तो अच्छा है कि सीएम साहब के गृह जिले में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आपकी जो छवि है सरकार की लेवल पर, मुखिया के लेवल पर अच्छी हुई ताकि अपने गृह जिले में लाया है। लेकिन यहाँ जिस तरह अपराधियों से टू द पॉइंट बात रही कि गोली पैर में ही चलेगी, तो यहाँ भी एक्शन यही रहेगा या किस तरह का रहेगा? देखिए, लगातार ये तो अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो पुलिस भी फायर करती है, कुछ गोली मिस होता है कुछ, लेकिन एम जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पैर पे ही करना है। तो बहुत सारी गोली आप चलाते हैं मुठभेड़ के दौरान तो कुछ एक लगता है, कुछ मिस भी होता है, बट उसमें एक श्योरिटी रहता है कि भाई जान बचाते हुए हमें अपराधी को पकड़ना है। तो इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग भी हमने अपने फायरिंग रेंज पे करवाई है। रिफ्लेक्स फायरिंग है, टाइम्ड फायरिंग है, इवन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स भी हमने डिज़ाइन की थी कि आदमी दौड़ते हुए बहुत सारे टारगेट्स रखे होंगे, उसको दौड़ते हुए एक एक टारगेट को हिट करेगा। तो एक ट्रेनिंग का नतीजा है कि हमें कुछ रिजल्ट्स मिल पाए हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का जो टैक्टिकल एक्सीलेंस है राजस्थान पुलिस अचीव करेगी। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी साहब ने भी एक कंपटीशन स्टार्ट किया है, फायरिंग कंपटीशन जो अभी चल रहा है। तो इसमें भी आगे इसका और फ़ायदा होगा, क्योंकि यह एक सत्य है कि राजस्थान में जो है अभी अपराधियों द्वारा अवैध फायर आर्म का इस्तेमाल करने का एक चलन आया है। तो उसमें पुलिस का आमना सामना अपराधियों से लगातार होगा, तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और ये भी तैयार रहने की ज़रूरत है कि कैसे हम लोग सेफ रखते हुए अपराधी को पकड़ें और फायर आर्म्स का सामना करें। तो उसके लिए इस तरह की रिफ्लेक्स फायरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी इस तरह की रिफ्लेक्स फायरिंग की ट्रेनिंग हम लोग करते रहेंगे और अपराधियों का सामना इस तरह करते रहेंगे। मतलब मैसेज स्पष्ट है कि अपराधी अपराध करेंगे तो गोली यूं ही पैरों में लगेगी। देखिए, अगर फायर आएगा पुलिस की तरफ तो पुलिस डेफिनेटली ट्राई करेगी कि फायर आर्म का जवाब दें और अपनी जान की रक्षा करते हुए अपराधी को जीवित पकड़ें। तो इसका प्रोसेस यही है कि आप जो सेफ पार्ट ऑफ द बॉडी है उस पर आप एम करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि फायर आर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो फायर आर्म कोई व्यक्ति, कोई अपराधी अगर गोली चला रहा है तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे? दौड़ के जाके तो पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमें भी अपना जो कानून में दिया गया है प्रावधान की, उसकी जान को सेफ रखते हुए पकड़ना है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें करने की ज़रूरत है और इसको इम्प्लीमेंट भी ग्राउंड में करने की ज़रूरत है। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत व्यस्ततम समय था, आज आपको जाना है, उसमें से भी आपने हमको समय दिया। फर्स्ट ट्रैक की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।